देखिए हम लोग जो है इसमें क्या पढ़ रहे हैं, प्लेन। ठीक है, 3D में प्लेन का मीन्स हो गया, देखो ज़्यादा इसमें ना, मतलब अगर आपको बिल्कुल डेप्थ मीनिंग समझना है, ठीक है, या ऐसा मोटा मोटा हिसाब अगर तुम्हें लगाना है, तो प्लेन का मतलब होता है शीट। प्लेन का मतलब क्या होगा, आपके पास एक शीट। शीट अब वो शीट आपके पास देखो कैसे भी, शीट लगा लो, फट्टा लगा लो, या कोई एल्यूमिनियम की कोई लंबा बेड शीट लगा लो, प्लेन बेड शीट ऐसे कुछ। ठीक है, तो इस तरीके की शीट्स होती हैं, ये होता है आपके पास, ये प्लेन है। ठीक है, अच्छा जी। और अगर ये तीनों एक्सेस मिलकर अगर कोई कोना बना रही है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सेस हो गई आपके पास, और ये क्या आपके पास वाई एक्सेस, और ये क्या आपके पास जेड एक्सेस। अच्छा ध्यान रखना, प्लेन पे क्वेश्चन आएगा आपको, प्लेन या फिर लाइन, इन्हीं पे आएगा। ठीक है, और इनके टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी से ही नहीं, बाहर से भी थोड़ा टचअप करेंगे इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस हो गए। ठीक है, तो प्लेन मतलब एक शीट हो गई, और ये शीट ऐसे है, तो यार ये शीट ऐसी भी तो हो सकती है कि मैं ऐसा रख दूँ, ऐसे शीट मैंने ट्राइंगल मैंने इस पर रख दी। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। तो मतलब आपके पास ये प्लेन है, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कट कर रहा है, कट कर रहा है। और एक बात और ध्यान रखिए, ये सिर्फ इतना ही ऐसा ही प्लेन नहीं है, ये मतलब इनफाइनाइट उसका है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब ये और बड़ा होगा ट्राइंगल शेप का, मतलब अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये और बड़ा होगा, पार कर गया इधर कहीं। ठीक है, तो सिर्फ हाँ, सिर्फ एक ही, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैंने इतना प्लेन बना दिया, तो ये मत सोचो कि ये प्लेन सिर्फ इतना ही है, ये प्लेन मतलब इधर भी है और इधर भी, मतलब इस तरीके की पूरी ऐसे भी मतलब एक बड़ा ऐसा कितना भी बड़ा हो सकता है। तो प्लेन के ऊपर कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो प्लेन पे आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो पॉइंट्स होते हैं, प्लेन के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, ये भी हमने कल पढ़ा था, है ना, थोड़ा सा। और प्लेन की डायरेक्शन भी होती है, प्लेन की क्या होती है, डायरेक्शन। ठीक है, देखिए जैसे ये आपके पास ऐसा हो गया, और मैंने यहाँ पर एक प्लेन बना दिया, तो ध्यान रखिएगा प्लेन पे क्या क्या होता है, एक तो पॉइंट्स होते हैं, और क्या होता है इसका नॉर्मल वेक्टर, क्या होता है नॉर्मल वेक्टर, बात ध्यान रखोगे। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास टोटल 3 कंडीशंस हैं। पहला, सबसे पहली कंडीशन है कि एक प्लेन जो है, अगर आपको ओरिजिन से उसका डिस्टेंस पता है, क्या पता है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस पता है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, और ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये चीज़ पता है। ठीक है, नॉर्मल टू अ प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन, तो आपको एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, और दूसरा आपको उसका नॉर्मल पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है। क्या पता है, नॉर्मल वेक्टर। अगर ये दो चीज़ें पता है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस, और दूसरा उस वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर पता है, तो आप उस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, क्या चीज़ होगी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, नॉर्मल फॉर्म। मतलब इस फॉर्म, ये जो मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस जब पता होता है, नॉर्मल वेक्टर पता होता है ना, उस टाइम पर जो इक्वेशन डिराइव होती है प्लेन की, उस फॉर्म को हम लोग नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। क्यों नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि हमें उसका नॉर्मल वेक्टर पता है, हमें उसका क्या पता है, नॉर्मल। जैसे याद करो, जब हम लाइन पढ़ रहे थे तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं कहते थे, तो इंटरसेप्ट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी होती है, एक्स अपॉन में ए प्लस
y अपॉन b इक्वल टू में प्लस y अपॉन 1। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें हमें दोनों लाइनों के क्या पता होते थे, इंटरसेप्ट। तो इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम इस केस में नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। क्यों कहते हैं इसको नॉर्मल फॉर्म? क्योंकि हमें उस प्लेन का एक तो ओरिजिन से डिस्टेंस पता होता है और दूसरा उसका नॉर्मल वेक्टर भी। अगर ये दो चीजें तुम्हें पता है कि वो प्लेन ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ठीक है, और ओरिजिन से दूरी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मतलब कैसा भी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान लो भाई कल को अगर मैं प्लेन बना दिया, मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसा 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 मैंने प्लेन रखा, ठीक है, और मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, बोलोगे भैया ये वाला डिस्टेंस बाजू में हो गया तो इधर, और यहाँ वाला जो रहेगा ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो यहाँ ले लिया भैया तो ये अलग डिस्टेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है अलग ही है। क्यों? तुम कोने में जाओ और एक शीट रख के देखो, एक खट्टा सा उसके ऊपर, और तुम उस पर पॉइंट तो कहीं भी ले सकते हो, और फिर तुम अलग अलग पॉइंट बना के देखो, हाँ, दूर तो दूरी अलग अलग नहीं होगी, दूरी अलग अलग होगी। तो मैं बात यहाँ जो डिस्टेंस की कर रहा हूँ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्सिस से, ओरिजिन से ये, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में? आ गया। नहीं बोल भाई, एक दोबारा देखो। जैसे मान लो आपके पास ये इस तरीके से ये एक्स एक्सिस हो गई, ये अरे एक मिनट रुक जाओ, एक एक्सिस पेन दे दो, अरे 2 मिनट टिक जाता है, पेन दे दो, आगो न समझ किसना है पास जाएगा, चलो भाई चलो इधर देखो, देता है आओ मैं यार इतना टाइम लगा भैया जीन्स में फंस गया भाई, मैं बताऊं तुम 3 हुआ ना, इधर देखो, ये इसको ऐसे समझ लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपके पास जेड एक्सिस, राइट। हाँ जी, अब मैं इसको रखूँ ना ये प्लेन, तो ये आपके पास मैंने ऐसे प्लेन रख दिया। अब भाई इस प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? कुछ सोच के देखो ना, कोने में आप एक एल्यूमिनियम की शीट रखो, फट्टा रख के देखो, कॉपी रख के देख लो, किताब रख के देखो। अब इस वाली किताब पे अनगिनत पॉइंट है, और इस ओरिजिन से थोड़ा से ऐसे करके अब देखो, इस ओरिजिन से इन सारे पॉइंटों की दूरी अलग अलग होगी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जो प्रत्येक इसके साथ ओरिजिन से परपेंडिकुलर बना रहा होगा ना, तो मैं उस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा और वही डिस्टेंस को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो नहीं है ठीक, ठीक। तो अगर हमें एक प्लेन पर एक हमें डिस्टेंस पता है फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब मान लो ये है, तो अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, एक लाइन होगी, हाँ शॉर्टेस्ट वाला तो एक ही डिस्टेंस होगा, वो डी होगा, ठीक। उससे अगर मैं डी बोल दूँ तो मैं क्या बोल दूँ, डी, ठीक है। और मुझे इस वेक्टर का क्या पता है, और क्या पता था, नॉर्मल, और क्या पता था, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। अच्छा मुझे बात हो यार, ये वाली जो लाइन है मैं इसको मैं ए मान लूँ, अच्छा मुझे बात हो यार, ये वाली लाइन इस प्लेन के साथ कितना डिग्री बना रही है, 90, सही है ना? अभी दिख नहीं रहा है पर बना रही है, लेकिन बना रही है, ये बात सही है ना? यस, ठीक है ना, 3D का फील लेके थोड़ा सा देखो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो इस तरीके से हो गया, और तुम्हें इसका नॉर्मल भी पता है, तो नॉर्मल तो कहीं भी हो सकता है, नॉर्मल यहाँ भी हो सकता है, नॉर्मल अंदर भी हो सकता है, नॉर्मल की डायरेक्शन तो कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यार ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, ये भी क्या है, तो भाई इसकी डायरेक्शन में भी तो हो सकता है ना, मैं गलत तो नहीं बोला ना? नो, ओके। तो मैं एक काम करूँ, मैं नॉर्मल वेक्टर मान लो इस मतलब अगर ये ओरिजिन है तो ये बी है, तो इसका ऑब्वियस बात है इसका नॉर्मल वेक्टर होगा कि नहीं होगा ना? अच्छा, तो यहाँ पर ओ है, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ पी, मैं पी को ऐसे पॉइंट लिया मैंने, आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है। तो दूसरे कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स वाई और जेड, आर्बिट्री पॉइंट, तो आर्बिट्री पॉइंट को तुम लोग आर से डिनोट करते थे यार, सही है। अच्छा, ये आर वेक्टर है तो भाई इस डायरेक्शन में होगा ना,
गलत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, और ओ ए वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। सही है। अच्छा जी, और ये वाला वेक्टर बना दो। सही है ना? अच्छा, अगर मैं एपी वेक्टर बनवाना चाहता हूँ, एपी वेक्टर अगर मैं चाहता हूँ, देखो ये तो मेरे पास ये बात सही है कि नहीं है कि ओपी वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर। कुछ गलत लिखा तो बता देना। नहीं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ही तो है ये। अच्छा, तो अगर ट्रायंगल लॉ है तो भाई ओपी वेक्टर हमारा क्या हो गया? आर वेक्टर। ठीक है, और एपी वेक्टर को हमें निकालना है। और ओ ए वेक्टर क्या है? ओ ए वेक्टर क्या है? ओ ए वेक्टर निकालेंगे। डी नहीं है, डी तो डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो। भाई हम यहाँ पर ओ ए वेक्टर की बात कर रहे हैं। मेरे को भाई ये बात तो कंफर्म है कि ये नॉर्मल के डायरेक्शन में है, लेकिन ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है। ये नॉर्मल वेक्टर भी डायरेक्शन में है। होने को ये नॉर्मल वेक्टर भी ऐसे हो सकता है, पर इधर देखो आप पोजीशन। पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में ना, तो हम एक काम कर लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर का क्या निकाल लेते हैं? यूनिट वेक्टर निकाल। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा भाई इसका? एन कैप। सही है। और कितना मैग्नीट्यूड कैरी कर रहा है ये ओ ए वेक्टर? डी ना। तो मैं काम करता हूँ, तो मैंने यूनिट वेक्टर निकाल दिया एन कैप नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में। फिर मैंने उसको डी से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो कहीं ना कहीं ओ ए वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? डी से मल्टीप्लाई से मुझे इसका मैग्नीट्यूड कितना सेट करवाना है? डी। तो इसलिए मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? डी से। अच्छा, यहाँ पे डी क्या है? Distance of the plane from the horizon. Shortest distance. एन आपकी डायरेक्शन है, एनी यूनिट वेक्टर है। एन कैप यूनिट वेक्टर है किसका? नॉर्मल ओए का। हाँ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही था ना इसके ऊपर। तो मैं कहीं ना कहीं ओ ए वेक्टर को मैं डी एन कैप लिख सकता हूँ। अच्छा, एपी वेक्टर क्या होगा? एपी माइनस आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ना भैया? ये बात सही है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब एपी वेक्टर निकाल लिया। अच्छा, एपी वेक्टर और ये डी एन कैप का डॉट कितना होगा? एपी वेक्टर डॉट ओ ए वेक्टर कितना होगा? भैया दूसरी वाली हटियो, उसको रिमूव कर दो। बड़े तेरे नंबर पर वेस्ट कोस आता है। और कोस 90 ठीक है, तो एपी वेक्टर डॉट ओ ए वेक्टर। आशी आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया आ रही है। ठीक है, तो एपी वेक्टर डॉट ओ ए वेक्टर इक्वल टू कितना होगा आपके पास? 0। क्यों 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 आइए बताइए, रिंकू बताइए। लेकिन क्यों होगा 0? अरे वो कराने के लिए मैं आपको फॉर्मूले करा दूं, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं दूंगा। ये तो शॉर्ट ये सिंपल एक्सप्लेनेशन था, सही कह रहे हैं। लाली तो सही कह रही है, पर इतना टाइम नहीं है ना लाली की इतनी बात सुन लूं मैं। बोलो। 90 डिग्री बना रहे हैं। हाँ, ये क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। और 90 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टरों का 0 सही बात है ना? चलो, यहाँ पर ए बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर को ये लिखा होगा डी एन माइनस आर डी एन कैप माइनस आर वेक्टर। इसको हम डॉट करवा देंगे किसके साथ? ओ ए वेक्टर के साथ। ओ ए वेक्टर कितना है आपके पास? डी एन कैप इक्वल टू कितना हो गया? 0। ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर और एन कैप डॉट एन कैप कितना है? अरे हुए ए कैप इनटू ए कैप इक्वल टू स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर हो जाएगा अपन। ओ ए हाँ कितना हो जाएगा? एन कैप नहीं होगा, मुझे क्या होगा तुम बताओ। मैं एन कैप स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर फॉर्म में स्क्वायर है
यार दो वेक्टरों का Square रहेगा। सेम वेक्टर का डॉट कितना होता है? 1 तो एन कैप डॉट एन कैप ही तो है ये। तो एन कैप भी तो 1 होता है। कितना हो जाएगा? 1 बस। और माइनस हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एन। डी एन कैप। सही है। तो दोबारा देख लो इस पे, कोई वाद विवाद हो बाद में तो मेरे से कहना मत। बन नहीं आएगा क्यों? अरे स्क्वायर आएगा। कितना है? किसका? यहाँ को मतलब 0 ना आएगा। ना? अरे बनना है कोई यू आने। सही है, बनाए। जब आप दो वेक्टर का करते हो तो उनके वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ एन वेक्टर जो है वो एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, इसीलिए 1 का स्क्वायर ऐसे इंस्टेंट कुछ में डाला जाएगा। मैंने भी ऐसी यही सोच ये उधर चला जाएगा। यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? आर वेक्टर डॉट डी एन कैप। डी से आपने इसको काट दिया, ठीक है। तो आपके पास आ गया आर वेक्टर डॉट, अच्छा एन वेक्टर नहीं, एन कैप। तो आपके पास आ गया आर वेक्टर डॉट डी एन कैप एन डी कैप नहीं, डी एन से कैप। कट गया वो आर वेक्टर डॉट एन कैप कैप इक्वल टू में डी। अब मुझे एक चीज समझा दो, यहाँ पर डी क्या है? डी डिस्टेंस है। डिस्टेंस है ये आपके पास क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मतलब ये जो चीज आपके पास आई है ना लास्ट में, कि आर वेक्टर डॉट एन इक्वल टू में डी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये आपके पास क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन। और ये कौन, इस फॉर्म को हम और क्या कहते हैं? नॉर्मल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, ऐसी सिर्फ एक ही इक्वेशन नहीं है, ये दो इक्वेशन है जो एक साथ रन करती रहती है। मतलब नॉर्मल फॉर्म में आपको जो चीज बताई गई है वो ये है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू में कैपिटल डी, ऐसा कुछ बताएगा। इसमें ये आपकी नॉर्मल वेक्टर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। इसमें और इसमें फर्क है। फर्क क्या है? इसमें डी छोटा है बड़ा है। तो ये वाला डी क्या है? ये डिस्टेंस ये कांस्टेंट। ये क्या है? बस कांस्टेंट। ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब जब आपका आर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो नॉर्मल वेक्टर है, अगर वो यूनिट वेक्टर है, तो वो जो बाद में बात लिखी गई है, वो जो कांस्टेंट है ना, वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का कांस्टेंट। अगर हम अगर हम डिस्टेंस से बड़ा डिमांड लेता कौन सा वाला डिस्टेंस है? ये वाला है। हाँ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं। ना, मैं शॉर्टेस्ट कह रहा हूं। डिस्टेंस लाने के लिए आपको यहाँ पर एन कैप लिखा होना चाहिए। अगर इसको आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर बनवाना है और तो आप मुझे बताओ, बोथ साइड आपको इसको फिर एन कैप बनवाना पड़ेगा, और एन कैप बनवाने के लिए आपको इस वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा इसी के मैग्नीट्यूड से। और यही काम आप यहाँ ही नहीं, यहाँ पर भी करो। और आर वेक्टर डॉट एन कैप आपका स्मॉल डिस्टेंस बन जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इसके बराबर है। इसी से आ रहा है। हम यहाँ से हमने यहाँ से आ रहा हूँ, अब आगे आ ना पा रहा हूँ, ये बोलो, में कहाँ से? अच्छा, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे तो ये बात लिखी थी, डी स्क्वायर माइनस आर वेक्टर डॉट डी एन कैप इक्वल टू, ये बात थी। इसको मैं वहां ले गया। अच्छा, क्यों? ये इक्वेशन ही चल रही है, मैंने डी एन कैप को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ डी स्क्वायर बना दिया। फिर आप ही लोगों ने बताया था एन कैप इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये तो यूनिट वेक्टर चल रहे हैं, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर किया तो 1 बन गया, तो यहाँ पे डी स्क्वायर बन गया। और इसको फिर मैंने अगले वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर मैं इसको पल्ली तरफ ले गया जैसे मैंने यहाँ दिखाया, फिर मैंने डी से डी काट दिया तो ये बन गई इक्वेशन। इसको मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन बना दिया इन नॉर्मल फॉर्म। और इसमें मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये आर्बिट्री पॉइंट के लिए है, और ये डी जो है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है। फिर मैंने तो बोला एक इक्वेशन और भी होती है ऐसी, ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू में डी। फिर मैंने जब तुम्हें ये बात बताई तो मैं तुम्हें बोला, तो तुमने मेरे से पूछा कि यार ये दोनों ये एक साथ चलती है क्या भैया? हाँ जी, ये दोनों एक साथ चलती है, मतलब ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। लेकिन ये वाला डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं देगा आपको, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो आपको ये देगा।
और इससे इस तक जाने के लिए आपने n मॉडुलस n के वेक्टर को क्या बनाना है, n यूनिट वेक्टर, और यूनिट बनाने के लिए आपको इसको डिवाइड करना बोथ साइड। मैंने डिवाइड कर दिया, फिर आपने बोला चलो ये तो n कैप बन गया, तो इसका मतलब ये जो तामझाम है ये d के बराबर है, हाँ जी ये था d के बराबर। तो मतलब अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर आपने निकालना है तो आपने मतलब ये दोनों को रिलेट करना है आपस में। भैया अभी तक आप कह रहे हो डी कांस्टेंट है, हाँ जी कांस्टेंट है, ये छोटा डी के ये छोटा छोटा डी d अलग डी है। बाबू ऐसी इक्वेशन बना दी ना, मैंने कंपेयर कर दिया इन दोनों को, इसको और इसको मैंने आपस में लिख दिया। मेरे पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन थी मेरी ये कि आर वेक्टर, मेरे पास पहली इक्वेशन थी कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आवाज नहीं, इधर देखिए यहाँ पे आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू में डी, एक तो ये इक्वेशन, और ये दोनों ही नॉर्मल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ प्लेन की, एक ये है और एक आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है। कुछ किताबों में ये कैपिटल डी नहीं है, ये भी स्मॉल डी मेंशन किया है, हाँ तो एन वेक्टर ठीक और है। एन कैप, लेकिन आपको पता क्या चलेगा कि कब तो ये लग रही है कब तो ये लग रही है। आपको इक्वेशन प्लेन दे देगा इस फॉर्म में, बोलेगा कि अब बताओ शॉर्टेज डिस्टेंस फॉर्म में, तो तुम्हें इस बात को चेक करना है कि ये जो इसके साथ जो डायरेक्शन दे रहा है वो कहीं यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। अगर वो यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन, और अगर वो यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन। लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा अब इससे इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे भैया, इसके लिए इसको एन कैप बनाना पड़ेगा, एन कैप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किसके, इसी तो इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन कैसी रहे, बैलेंस रहे। तो ये जो पार्ट है ये आपके पास क्या बन जाएगा, एन कैप, यहाँ बन जाएगा एन कैप, तो ये जो तामझाम है ये छोटा डी। तो ये भैया ये इक्वेशन देख के भी पूछ सके बिल्कुल पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। नहीं आया समझ में, आ गया। अरे बोलो अफ्ती। अच्छा जी, ये जो फॉर्म है ये है वेक्टर फॉर्म, कैसी फॉर्म है, वेक्टर आती है ये पूछी जाती है ना, ना वैसे करवा ली। ये वेक्टर फॉर्म है। अरे लाल मिर्च नहीं मसाला। ना पूछी अरे सुन लो यार, ये वेक्टर फॉर्म, आपको ऐसा नहीं पूछेगा, आपको क्या करना है प्लेन की इक्वेशन दे देगा, मैं बताऊंगा आपको, और फिर बोलेगा इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बताओ, ऐसे पूछो। तो सुनो, अच्छा जी भाई मेरे पास दो फॉर्म आई, अभी आप ही ने देखा, एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू में डी, और यहाँ पे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू में कैपिटल, यहाँ भी सही। अच्छा अब यहाँ इसको देख लीजिए भाई, ये जो चीज है ये मुझे एक बात बताओ, ये आर वेक्टर तो मुझे समझ में आ रहा है, ये तो एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, राइट, इसको डॉट करवाना है एन कैप के साथ। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर कोएफिशिएंट तो बननी चाहिए। बता पूछा तो मुझे बहुत फर्क आ रहा है। क्या यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को कुछ लिखते हैं हम, एक्स आई के, अरे यार हाँ एलिमेंट, सब वही तो होते हैं, कौशल बाग में बोल गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट आई प्लस प्लस एन एन जे एन के और इक्वल टू कितना डी, यहाँ कितना होगा आपके पास एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड इक्वल टू में D। ये इसका होगा कार्टेशियन, इसका क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म। और जब तुम वीडियो देखना तो तुम याद करना उसको, ये इंसिडेंट हुआ था। तो यहाँ पे आर वेक्टर, इसमें इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसी होगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड डॉट एन क्या है आपके पास भाई, ये तो वेक्टर है, इसके तो डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं, आई कैप या क्या कोई एलिमेंट बता देंगे प्लस बीजे कैपिटल टी। इसके जो हम करेंगे तो इसकी इक्वेशन कैसी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी के के,
सी जेड यार, क्या बोलूं, क्या कर रहे हो यार विवान, जान नहीं है इधर। जेड इक्वल टू ना डी बट डी है, वन है, डी है। तो ये दोनों ही इक्वेशन जो है कार्टेशियन इक्वेशंस हैं, कार्टेशियन फॉर्म है किसकी, इक्वेशन ऑफ सन ऑफ प्लेन की। देखो कराने को मैं आपको ना सबसे पहले होता क्या बोलता, मैं आपको ये बोल देता भाई प्लेन की दो फॉर्म होती है, ये वाली ये वाली, एक तो ये होती है, एक ये होती है, ठीक है। वेक्टर करना जो यहाँ एन वेक्टर है ना, यहाँ पे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू में क्या होता है डी एक बार ये फॉर्म चलती है, एक बार ये वाली चलती रहती है साथ साथ, ठीक है। तो ये आपने फॉर्म समझनी है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म दो पता चलता है, आगे क्वेश्चन कराना करा सकते हो कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपको याद नहीं होती और आपको मीनिंग समझ में नहीं आता दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके का मतलब इन दोनों फॉर्म्स के ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक साथ कराएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, उसका उसका यूसेज समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है। नहीं आ रहा तो दूर जाओ, क्वेश्चन एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 13 देखिए क्या लिखा है, बोलो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, क्वेश्चन देखिए क्या, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at distance of distance of 6 upon under 29 from origin। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें उसके बाद बात करेंगे। एंड इट्स नॉर्मल फॉर्म, एंड इट्स नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मल वेक्टर, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन is 2i minus 3j or plus 4, also find its Cartesian from which is Cartesian। और चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो फ्रॉम द ओरिजिन जब बोलता है ना वो, तो समझो इस बात को कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही बात होगी, क्या चीज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी आपने, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जब बोल दिया है आपको तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। अच्छा आप इसको चेक करो, ये कौन सा वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, तो क्या ये यूनिट वाला है, नॉर्मल, कैसे पता चलेगा यूनिट वाला है कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल है कि नहीं, ये यूनिट वाला है कि नहीं, हाँ भैया सही कह रहे क्या हो, यूनिट ना ना कैसे पता चलेगा कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं, यूनिट वेक्टर भैया या कि डायरेक्शन में ही फिर एन निकल जाएगी ना, यूनिट वेक्टर ये n कैसे है। पता चलेगा कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, यू सवाल है अगर मेरा। कैसे पता चलता है कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये स्मॉल डी वाला इनमें दिमाग करना कि जान बुझ के एक्टिंग कर रहा है। अरे तो ये नहीं पता चल रहा है कि यूनिट वेक्टर कैसे पता लगाते हैं, मैं तो कोई वेक्टर दे दूं, मैं पूछूंगा भाई ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, कैसे पता लगाओगे, तो ये बात क्यों नहीं बता रहा तू मेरे को, मुझे लगा आपने मैं तेरे से क्या पूछ रहा हूँ सुनाई देता है तेरे को, वो बताया कर बस। मैं भाई पहली बात तो ये पता लगाइए क्या ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब हम इस वाली फॉर्म को लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो मुझे पता चल गया कि ये तो यही है, क्योंकि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मुझे दे दिया, लेकिन उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो दिया मुझे, लेकिन ये नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म दे दी है, ये किसकी दे दी है, नॉर्मल वेक्टर की। तो भाई इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये क्या है आपके पास n वेक्टर, मतलब 2i माइनस 3j प्लस 4k, और उसने मेरे से बोला है कि क्या बनाओ, इसकी वेक्टर इक्वेशन बनाओ। तो भाई जब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया तो मेरी इक्वेशन ऐसी बनेगी, एन वेक्टर
ये वाली बनेगी। तो बड़ा वाला डी को एन वेक्टर बनेगी तो भैया। इसका मतलब मुझे n वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा हाँ और उसको इस वाली इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तब बनेगी मेरी वेक्टर। ये वाली अगर आपने ऐसा कर दिया कि भाई नहीं ये वाले ये यहाँ पे 2i माइनस 3j और प्लस 4k और इक्वल टू में 6 अपॉन में अंडर भैया ये कहा था, तो ये गलत है। भैया ये गलत क्यों है? क्यों है? एन वेक्टर वाली है ना ये। एक मिनट, हाँ हाँ ये यूनिट वेक्टर थोड़ी है। हाँ, तो नहीं लिख सकते ना, क्रॉस लगाए तो है, अरे। गलत है ना ये। हाँ ठीक, आपकी तब सुनो बात। ये फॉर्मूला कहाँ है? आर डॉट एन आर तो वो फॉर्मूला कैपिटल डी होता है। हाँ, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर का तो कैपिटल डी वाला है, ये इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैसे रख दोगे? ये कांस्टेंट बाबू। तो ये वाली इक्वेशन पूछ रहा हूँ उनसे, और इस वाली के लिए आपने ये नॉर्मल वेक्टर नहीं चलेगा, इसका यूनिट वेक्टर। इसका पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर तो पता ही है, हम इसका यूनिट अगर भैया 1d गिवन है तो हम पुट कर लेंगे। हाँ, अगर इसकी जगह नॉर्मल वेक्टर की जगह तो मैं वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर दे देता हूँ, तब तो डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट हो जाता है, लेकिन अभी पुट नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए पहले हमको यूनिट वेक्टर बनाना नहीं आ रहा मनीष समझ में? हाँ को भैया अगर हम यू देते यूनिट वेक्टर तो डाल दो तो पूरी बात सुनो। बोलो। जो हमारा परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें यू डी दे रखा हो तो कैसे बोला कुछ। तो आपको बोलेगा नहीं, आपको फिर वो एक कांस्टेंट बताएगा, फिर कुछ भी अगर हमें कांस्टेंट दे रखा है आपको फिर क्या करेगा ना, वो यहाँ पर एक इक्वेशन दे देगा इसकी जगह, इसके बताने के लिए या तो वो भी कांस्टेंट बोल देगा, ये कोई कांस्टेंट है, पर लेकिन वो ऐसे भी कांस्टेंट नहीं बोलेगा आपको, इस फिर वो पैटर्न बदल जाएगा क्वेश्चन। भैया जैसे कांस्टेंट दे रखा है डी की जगह कुछ भी, और भैया हमें यूनिट वेक्टर दे दी तो कैसे निकालेंगे। हमें यूनिट वेक्टर दे दिया, हाँ और कांस्टेंट दे दिया जैसे दे ही ना अगर सकता हूँ। नहीं सुनो, अगर आपको उसने क्या दे दिया, सिर्फ ये वाला कांस्टेंट कांस्टेंट दे दिया यूनिट वेक्टर दे और दिया। आपको यूनिट वेक्टर दे दिया, तो भाई यूनिट वेक्टर दिया है तो देखो ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना इसका, ये तो किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, फिर तुम्हें कुछ और बात भी देगा साथ साथ, कुछ देगा, कुछ ऐड ऑन करके और कुछ और देगा, ठीक है। वरना मतलब बोलेगा कि भाई आपका नॉर्मल वेक्टर 6 मैग्नीट्यूड का समथिंग कुछ, तो आपको यूनिट वेक्टर से कुछ वेक्टर को मल्टीप्लाई करके नॉर्मल वेक्टर जनरेट हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर को फिर उसमें ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बात है आपको समझने की, ये है दोनों इक्वेशंस के बीच में डिफरेंस, और आपके पास कब ये चीज लिखेगी कब ये लिखेगी आपको समझना है, कब तो डायरेक्शन रेशियो बन रहा है और कब ऐसा बन रहा है। अब आपको एक चीज और भी समझनी है कि भाई आपका इनके बीच में जो रेशियो होगा, मतलब अगर मैं आपको कोई इक्वेशन दे दूं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली, मतलब मान लो मैंने कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया और मैंने ऐसा करके दे दिया, तो तुम्हें पता भी तो चलना चाहिए ना कि भाई ये कौन सी वाली फॉर्म है, ये वाली है कि ये वाली है। तो आपको इस बात को समझना है कि इनका स्क्वायर करके कितना आता था 1, तो ये पता चलना चाहिए आपको कि भाई ये डायरेक्शन कोसाइन से आ गया और या फिर ये डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो दे रखा था, कुछ दे रखा था, तो इस मतलब 1 नहीं था तो ये यूज नहीं होगा, फिर ये होगा। हाँ कुछ ऐसा हिसाब लगाना तो ठीक है, बस तो भैया। इन सब बातों को आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक भैया, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एक क्वेश्चन को और देख लो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। देखो क्वेश्चन क्या है, नहीं इसी पे बेस्ड है इसलिए मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, बुरा मत मानो, ज्यादा मानो चलिए इसको प्लीज कोऑपरेट विद भैया। व्हाट इज एग्जांपल देखिए, आप लोग बताएं, चलो बोर नहीं होगा इसमें, नहीं ठीक है। एक बार इस वाले क्वेश्चन को और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, उस चीज पर हम काम कर रहे हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर, आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं किसके, यूनिट वेक्टर के, जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, मतलब आपको प्लेन की इक्वेशन दी गई। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और वो वेक्टर ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। अच्छा जी भाई, तो इसका मतलब आपकी ये जो क्वेश्चन है वो लगभग कुछ ऐसा ही कि आपके पास ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्लेन हो गया, और ओरिजिन से कोई यूनिट वेक्टर पास होता हुआ जा रहा है, आपको मुझे उसका क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बताने मतलब आपको मेरे को एल एम और एन बताना। अब कैसे बताएंगे कुछ आइडिया इसका,
कैसे निकालोगे इसका यूनिट वेक्टर? मैं मुझे बात अगर मैं यूनिट वेक्टर पता लगा दूं तो उसके स्केलर कंपोनेंट की तो डायरेक्शन कोसाइन होंगी। सही बात है, ये आर के बाद सही बात है, डॉट। तो एक काम करते हैं, अच्छा पहले तो यार ये वाला पता लगाओ कि अगर ये प्लेन की इक्वेशन है, पहली बात तो इसमें दिक्कत है, ये तो उधर भेज देता है। हाँ वो मैं सोच रहा था दिमाग यहाँ पे में आर वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j minus 2k माइनस equal to minus सही है। अच्छा जी, अब ये पता लगाओ कि ये वाली जो बात लिखी है ये कौन सा है? मतलब ये वाली जो फॉर्म मैंने लिखी है ये कौन सी वाली है? ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ये वाली है, हाँ, या ऊपर वाली, ऊपर वाली। distance negative हो सकता है, बात खत्म। आप देखते 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 36 36 प्लस 9 प्लस 4 नोट 4 13 ज्यादा तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर है। तो अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो इसका मतलब ये जो है ये ए बी सी, ये क्या है? एक ए बी सी, सही बात है। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा ध्यान, आप मुझे एक चीज और बताओ, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिकल वे सोचना। आप मुझे बताओ कि इसमें और इसमें रिलेशनशिप क्या है? वो कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस है। रिलेशनशिप क्या है? अपॉन में n इसको मैं Divide by n n करके n magnitude से divide करता हूँ तो ये मिल जाता है, राइट? ये ना रिलेशनशिप, ये प्राइमरी भाई ये डी नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ ये वाला हाँ हो जाएगा तो कांस्टेंट है कछ में कांस्टेंट सके है कछु लिख लियो कछु का लिख लियो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नेगेटिव हो सकता है। क्यों ना हो सके? क्यों ना हो सके नेगेटिव साइड चली जा हाँ तो नेगेटिव हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस नेगेटिव ना होगा डिस्टेंस में डिस्टेंस नेगेटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव है। पहली बात। दूसरी चीज भाई आप किसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो उसको, तो ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो तुम इसको नेगेटिव कैसे रख सकते हो? तो समझने की बात है कि यहाँ पे डी कैपिटल डी भी हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये अगर नेगेटिव रख दोगे मान लो तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो वो तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही आ जाएगा आपका डिस्टेंस। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये दोनों ही कैसी हैं? पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये गलत है, मतलब कुछ लोचा है अभी, ये बात क्लियर नहीं है अभी भी। तो इसका मतलब हमें इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको बैलेंस करने के लिए बोथ साइड। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनके साइन बदल जाएंगे, इनके बदलते ना, नॉर्मल वेक्टर के बदलते ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो काम करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आर वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा? तो -6i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू अब सही है, थोड़ा सा अब बढ़िया लगा। और ये नॉर्मल वेक्टर है, ये भी हमें पता चलेगा ये नॉर्मल वेक्टर, इसको कंपेयर भी कर सकता हूँ दूसरे से। अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो भैया -6, अच्छा ठीक है ये चीज़ तो ये तो ये तो भाई आपके पास ये वाली फॉर्म आई है अभी, ये वाली। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या करना चाहिए? अरे क्या करना चाहिए? पहले इससे दूसरी फॉर्म में ले जाओ। एलिमेंट निकाल लो अब। कैसे निकालना है एलिमेंट? तू बता यार, रुक जा यार, तू बता। कैसे निकालूं इससे? पहले इसे दूसरी फॉर्म में ले जाओ, फिर उसके बाद दूसरी फॉर्म में ले जाऊं? कैसे ले जाऊं दूसरी फॉर्म में? बताओ। नहीं ये बताएगा, लेकिन नहीं बता सकता, तू बता। कैसे ले जाएंगे इसको नॉर्मल फॉर्म में और कैसे लेंगे इसको दूसरी वाली फॉर्म में? ये वाली फॉर्म है हमारे पास, इसमें कैसे ले आऊंगा इसको? पहले इसको इसके मैग्नीट्यूड से तो मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं, डी को भी डिवाइड करना इसको भी पड़ेगा। डिवाइड कर दूं, इसको भी डिवाइड कर दूं। अरे बोल ना, हाँ बोथ साइड डिवाइड, ठीक है। तो मैं बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूं भाई। बोथ साइड क्यों भैया? मतलब खाली एन वेक्टर और डी को ही तो करोगे आप? हां हाँ डिवाइड करूं ना, कर दो -6 का कितना है? 49 आ रहा है अंदर। तो मैं 7 ले लूं पूरे के, यहां 7 और यार यहां पर भी 7 ये अलॉट कर दूं सबको। यहां पे r वेक्टर डॉट -6/7 i प्लस 3/7 j प्लस 2/7 k इक्वल टू 1/7। अब मुझे बताओ ये 1/7 क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये क्या है? ये एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस। लॉजिक समझ आ रहा है? ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, ठीक है, चलो आज के लिए वॉच वीडियो।